नमस्कार। पब्लिक इंडिया के स्पेशल संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गिरीश जोशी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। और धन्यवाद। कल रात को हम बात कर रहे थे और सुबह खबर आ जाती है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने गुरुवार को ये कहा कि पश्चिमी भारत और चीन को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा है। सरकारी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार लावरोव ने सीमाओं के बिना सांस्कृतिक और सांस्कृतिक कूटनीति की भूमिका और विकास राजनयिक क्लब में बैठक में ये टिप्पणी की। लावरोव ने यह कहा कि एशिया प्रशांत सागर में मौजूदा घटनाक्रम पर ध्यान दें, जिसे पश्चिम ने अपनी नीति को स्पष्ट रूप से चीन विरोधी रुख देने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहना शुरू कर दिया है, जिसमें हमारे महान मित्रों और पड़ोसी भारत और चीन के बीच टकराव की आशंका है। और उनका ये साफ साफ कहना है कि भारत पाकिस्तान एस्केलेशन में वेस्ट का हाथ है। पहले उन्होंने इस मामले को एस्केलेट होने दिया और बाद में सीज फायर की घोषणा करवाकर एक विजय का उद्घोषण किया। इस सारे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? और लावरोव का यह भी कहना है कि ये ब्रिक्स को खत्म करने की वेस्ट की साजिश है। आत्मजीत जी, हमने जितना ही प्रोग्राम करे उसमें हमने रेगुलरली ये बात करी थी कि दिस इज अ ट्रैप। क्या है कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ा नहीं पा रहे हैं। आप अमेरिका का एक नेचुरल बिहेवियर देख लो। ये 1902 से फिलीपाइन से आप पूरा हिस्ट्री चेक करो कि ये इसका एक ही काम है कि जो भी देश ग्रो कर रहा है या ऐसा लगे कि अभी सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है, तो उसके पड़ोस में कमजोर देश को वो फंडिंग करेगा, वहां से उनको आर्म्स देगा, डिस्ट्रप्शन करने की कोशिश करेगा। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड इसने सदियों से करा है। सबसे पहला केस आप देखिए 1951 में, दैट वाज ईरान। ईरान में क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा था, अमेरिकन तभी वहां पे थे, एटॉमिक में भी उनको हेल्प कर रहे थे। फिर जैसे उनको लगा कि ये गवर्नमेंट शायद हमारे टर्म्स कंडीशन पे नहीं चलेगी, तो मोहम्मद मोसाद्दिक को निकाल के इन्होंने शाह का रेजिम वहां पे चेंज करवा दिया। दैट वाज 1951। और शाह इतने साल तक चलता रहा अमेरिका के डोमिनेशन में। फिर इनको लगा कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही गुलामी के चक्कर में है, तो वहां एक रेजिम चेंज होता है। नाउ ही इज फेसिंग द ट्यून। तो अभी भी वो कोशिश कर रहा है कि ईरान का रेजिम कैसे खत्म हो बगैर सैंक्शन लगाना। और इसका एक मॉडस ऑपरेंडी है कि वो बोलेगा ये लोग एटॉमिक बम बना रहे हैं, ये लोग मास डिस्ट्रक्शन के बम बना रहे हैं, ये केमिकल बम बना रहे हैं। ये थियरी इसकी ईरान में भी चली, इराक में भी चली, लीबिया में भी चली। तो ये इनका एक जो कॉमन सिस्टम आप देखिए, वियतनाम में इनको आना था 1954 से 75 तक 30 लाख आदमी इन लोगों ने मार दिए थे। उसको सिर्फ एशिया पैसिफिक में उसको होल्ड चाहिए था, वो डेस्परेट है इसके लिए। तो वहां से भी वियतनाम ने इनको भगा दिया है। इराक ने जब देखा, सबसे पहले शुरुआत करता है दैट वाज कर्नल गद्दाफी इन लीबिया। उसने एक फॉर्मेशन लेके आया कि हम लोग गोल्ड दिनार करते हैं और अफ्रीकन कंट्रीज अपनी करेंसी में डील करेंगे और लेट अस वर्क टुगेदर। वो खतरा लगते ही उन्होंने लीबिया को बदनाम करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो बहुत ही क्रूर शासक है, इसने ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन करे। और वहां पे क्या होता है, अल्टीमेटली ही इज किल्ड। लेकिन रीजन क्या था कि वो बहुत बड़े रिफॉर्म्स कर रहा था। उसी तर्ज पे फिर इराक आता है। इराक ने भी रिफॉर्म्स करे, वहां पे एजुकेशन फ्री, उन्होंने डेवलपमेंट करा। वी हैव सीन हाउ ब्यूटीफुल इराक वाज। उसको भी उन्होंने इसी बेस पे खत्म किया कि ये खुर्दों के ऊपर ये केमिकल बम मारता है, नर्व जिनकी उसको व्हाट हैपेंड इज उनकी कोर्ट थी, उन्हीं का केस चलाने वाला था और उन्हीं ने उसको हैंग कर दिया। अब ये सिस्टम अफ्रीका में समझ आ रही है। तभी तक पीछे के दरवाजे से चाइना और अफ्रीका, आपने देखिए चाइना को इन्होंने 84 में, आप देखिए सबसे हाईएस्ट रेट जो क्रूड के हुए थे दैट वाज समवेयर नियर 84। वो क्यों था? क्योंकि रशिया ने गलती से डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग, यूएसएसआर ने, कि हम लोग डेवलपमेंट के लिए, सॉरी 2004, वो रशिया ने डिक्लेयर किया था कि $32 जो हमारा प्रॉफिट है वो हम इसको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए रखेंगे। जीसीसी और ओपेक के साथ मिलकर चाइना ने उस टाइम पे हाईएस्ट रेट क्रूड का कर दिया, तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई रशिया की। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। वहां से चाइना और इन लोगों ने मिलकर सोचा कि कंसोर्टियम बना देते हैं जहां पे ऐसा होगा कि वी विल हैव टू चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका, जो वो गंदे गेम कर रहा है। यहाँ से आप देखिए सीरिया, सऊदी अरेबिया, आप सऊदी अरेबिया का केस देख लो। 77 में किंग फैजल ने, जब इसराइल ने अटैक किया लेबनान पे, तो किंग फैजल ऑफ सऊदी अरेबिया वाज द फर्स्ट पर्सन टू पुट सैंक्शंस ऑन अमेरिका। उन्होंने ऑयल सप्लाई बंद कर दिया था और अमेरिका की हालत बहुत खराब हो गई थी। तो उसी का भतीजा जो अमेरिका में पढ़ता था, उसको ही उन्होंने इंकलकेट करके, ब्रेन वॉश करके, उन्होंने, उनके भतीजे ने जाके सऊदी अरेबिया में किंग फैजल को गोली मार दी। ये उस हद तक जा सकते हैं। और ये वही करते हैं पूरे वर्ल्ड में कि जैसे आपको लगे आप सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हो। लेकिन टू द एस्टोनिशमेंट इन्होंने चाइना को बिल्कुल ही गलत समझा
चाइना ने धीरे से रह के धंधे की सिस्टम चलाई, उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किया। अफ्रीका में जो कंट्रीज के पास नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको बोला कि आप कमाओ, मैं आपको मशीनरी देता हूं, मैं आपको टेक्निक देता हूं और मैं आपको पैसे नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको रोड और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके देता हूं। दैट हैपेंड इन 14 कंट्रीज। और बेस्ट एग्जांपल अभी जो आप देख रहे हो 3 साल से, वो बुर्किना फासो का 37-year-old प्रेसिडेंट इब्राहिम तोरे, उसने पूरे एक अलग जगह दिया अफ्रीका के अंदर। काफी कंट्रीज अभी उसकी थियरी को मानने लगे हैं। उसके पहले भी आप देखिए तो थॉमस संकारा जो था 30 साल पहले, थॉमस संकारा स्टार्टेड दिस। तो बुर्किना फासो में उसने बोला कि जो रॉ गोल्ड लोग चलते हो, बुर्किना फासो इज द 3rd लार्जेस्ट गोल्ड स्टॉक होल्डर इन द वर्ल्ड। तो वहां से फ्रांस इतने सालों से रॉ गोल्ड ले जाता था, बेचता था, कमाता था, इनको 5% देता था। जैसे ही अब्राहम ने ये शुरू करा तो अब्राहम को ऑफिस के अंदर किसी अज्ञात आदमी ने जाके गोली मार दी। अब उसके बाद तोरे आता है, लेकिन तोरे का नसीब अच्छा, इब्राहिम तोरे हैज बीन सपोर्टेड बाय केजीबी एंड चाइना बोथ टुगेदर, और अभी उसको नहीं करे। 3 साल में उसके ऊपर 18 बार अटेम्प्ट हुए उसको मार डालने के लिए। इनका एक ही सीधा सिस्टम है, आप हमारे सानिध्य में रहिए, हम जो बोलते हैं वो करिए। तो इंडिया का भी आप पोजीशन देखिए, अगर अभी आप बैकड्रॉप में जाओगे तो अगर थोड़ा सा भी आपने टिल्ट दिखाया रशिया और चाइना, आप ब्रिक्स में गए, आपने फाउंडिंग मेंबर बनाया, उसके बाद आप पूरा क्रोनोलॉजी देख लो, सडनली हिडनबर्ग आता है, अडानी जिसको वो बहुत प्रमोट करने की कोशिश करते थे, उसका पूरा फाउंडेशन हिला रहा है। उसके बाद आप देखिए, इसने सेकंड जो भी हमारे ध्यान में नहीं गया कि इसने अपने अमेरिका के सबसे पावरफुल कंपनीज जो दो हैं, जो 11 ट्रिलियन की कंपनी है, दैट इज लैरी फिंग, ब्लैक रॉक को वो चुपके से इंडिया में भेजता है कि आप जियो के साथ टाइप करिए, क्योंकि उसको चाहिए था जो एयरटेल और जियो का मोनोपोली कैसे तोड़ना है। तो वो आता है, उसके पीछे आपका ये भी आ जाता है स्टारलिंक लेके, एलन मस्क। तो उन्होंने यहाँ पर एक स्टेशन बिजनेस का बनाना शुरू किया टू काउंटर चाइना। अब इकोनॉमिकल आप सिर्फ सोचिए तो पूरा जो इनकम का सोर्स था, रेयर मटेरियल, ऑयल, डायमंड, सब वो अफ्रीका से इनका सोर्स कटता शुरू हो गया है। तो सडनली इसको गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज में बड़ा प्रेम आ जाता है, वहां पे बड़ी मोहब्बत से जाता है, मिलता है, पैसे ले रहा है, लेना देना। अब उसको ये चाहिए कि वो इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसका मागा तो फेल हो गया डेस्परेटली, मागा नोबडी इज कमिंग। इसको लगा सैंक्शन लगने से, एलन मस्क ने पहले गस के मना कर दिया कि चाइना से मैं नहीं निकलूंगा। 75% ऑफ हिज कार्स आर मेड इन चाइना। चाइना ने ये बहुत स्मार्ट मूव किया था कि उसने बोला यहाँ पे आके काम करो, आपको लेबर कॉस्ट कम पड़ेगी, आपको ईज टू डू बिजनेस होगा एंड वी विल हेल्प यू आउटराइट। सारी दुनिया की आज ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो चाइना में नहीं है। आपका वर्ल्ड में $15 में जो काम हो रहा है वो चाइना में $5 में हो रहा है। तो एलन मस्क ने कस के मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा मागा में, वहां पे मैं दूसरी फैक्ट्री डाल सकता हूँ। आप वॉलमार्ट का देखिए तो उनका सारा जो काम है, 85% ऑफ देयर मटेरियल इज बीइंग सप्लाइड बाय चाइना। अब वो भी नहीं जा रहा है। एप्पल ने भी अभी मना कर दिया कि भाई इन्वेस्टमेंट में यहाँ से शिफ्ट तो नहीं करूंगा, क्योंकि दे आर बिजनेसमैन। आज 140 करोड़, अगर आप सिर्फ चाइना, रशिया और अफ्रीका ज्वाइन कर लो तो 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज हियर, 40% ऑफ जीडीपी इज हियर। तो बिजनेसमैन आपको सिर्फ देशभक्ति के चक्कर में फैक्ट्रियां बंद करके आपके घर पे जाके नहीं बैठ जाएगा। ट्रम्प हैज टू गिव द वे कि भाई मैं वहां पे आता हूं तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। आप तो वहां एनवायरमेंट का पुछड़ा पकड़ के चल रहे हो, आप परमिशन नहीं दे रहे हो, आप कभी भी उस पर लॉक लगा दोगे। तो देव गॉट ईज टू डू बिजनेस इन एशिया, तो वो यहाँ पे आके बैठे हैं। अब ये इसकी गंदी गेम जो है, इसमें आप देखिए सडनली 3 दिन से एक सिनेरियो चेंज हो रहा है। सडनली आप रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरो सर्गे, वो एक स्टेटमेंट देता है कि आई अप्रिशिएट द बोल्डनेस ऑफ जयशंकर, कि यूएन में जब उनको पूछा गया कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हो जब हमने सैंक्शन लगाई है, तो ही बोल्डली सेड कि भाई दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि रशिया से हम जो ऑयल लाके रिफाइन करते हैं वो तो आपकी अमेरिकन कंपनियां भी हमसे खरीद रही है, यूरोप भी खरीद रहा है, यू हैव नो बिजनेस टू टेल मी दैट। और उसके बैकड्रॉप में सडनली लेवरोव भी, जयशंकर भी बोल रहे हैं कि भाई हम लोग ने जो रिलेशन रखे हैं वो हमारा प्रोरोगेटिव होता है कि हमको लुकिंग एट द प्रेजेंट सिचुएशन हमको किससे रखना है। तो अभी आप समझिए ड्रिफ्ट हो रहा है, आपको ब्रिक्स में जाना ही पड़ेगा। आज पॉलिटिकल आपका जो भी कंपल्सन हो, आप बोल दो चाइना पे हमने सैंक्शन लगा दिया, टिकटॉक बंद कर दिया। टिकटॉक इतना ही बुरा था तो अमेरिका को क्यों लेने की, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग सोर्स ऑफ इनकम। तो तुम हमको टिकटॉक बंद करवाते हो और खुद एलन मस्क को बोलते हो वो ले लो। तो इसकी जो ये ड्यूअल पॉलिसीज हैं, लेकिन वो तब तक चल रहा था जब का आपका डॉलर डोमिनेशन का आपको था कि भाई डॉलर डोमिनेशन से तो कोई बाहर निकल नहीं पाएगा। लेकिन दैट इज अ बॉल फ्रॉम द ब्लू। चाइना ने सीधा इन लोगों ने ब्रिक्स में जो अरेंजमेंट कर दिया, नाउ दैट इज डीलिंग इनटू योर ओन करेंसी। इन्होंने ब्लॉकचेन का जो सिस्टम करा, दैट इज नाउ प्रूव्ड ऑन द ग्राउंड कि आप लोग स्विफ्ट जो पैसा भेजते हो, स्विफ्ट में पैसा आपको 5 दिन में पहुंचता है और 20-23% आपको उसमें कमीशन लगता है।
जब भी कि ब्लॉकचेन में इन्होंने जो करा है उसमें यू यूजिंग चाइनीज सैटेलाइट्स और रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो है, वी शुड बी थैंकफुल टू कामत कि उसका पूरा जो सोर्सिंग करा दैट वाज डन बाय कामत, जो हमारे आईसीआईसी, उन्होंने ये यूपीआई का ये दिया प्रपोजल। अब यूपीआई से रियल टाइम पेमेंट हो रहा है, उसमें ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम और उस तरफ सऊदी अरेबिया एंड दुबई, दे हैव एक्सपेरिमेंटेड दिस। और रियल टाइम पेमेंट बिटवीन द मर्चेंट गोज विद इन 7 सेकंड्स, 8 सेकंड्स, और वो रियल टाइम है, उसमें कोई कमीशन नहीं है, और नाउ यू आर हैप्पी क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। तो आपके सामने डॉलर डोमिनेशन भी अभी आपका खत्म हो रहा है, आपका से भी खत्म हो रहा है, आपकी जो गंदी गेम थी, आप 1900 से चल रहे थे, सब कंट्रियों में डर दिखा के आर्म्स बेचना, अपनी इंडस्ट्री चलाना, वो भी अब पोल खुल गई है। तो लेटेस्ट हमने पाकिस्तान का देख लिया, या तो इसमें शक्यता है कि दोनों को समझ में आ गया कि वी आर बीइंग यूज्ड पे। आप देखिए अभी भी ये अपनी जो गंदी गेम है छोड़ता नहीं है। अभी यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट आता है अजय बंगा, वो आपसे धंधे की बात कर रहा है, और वहां पे आप $10 बिलियन पाकिस्तान को आईएमएफ से सैंक्शन भी करवा के दे रहे। मतलब अभी भी वो ये कोशिश कर ही रहा है कि अमेरिका को, पाकिस्तान को पैसा देके कहीं पर भी आप डिस्टर्बेंस एशिया में क्रिएट करोगे। अभी उसके बाद एक ही स्टैंड रहा है, अफगानिस्तान छोड़ के चला गया, वियतनाम ने उसको नहीं काटा, श्रीलंका ने उसको बैठने नहीं दिया। तो ये सब डर्टी गेम में से अब पीपल शुड नाउ कम आउट एंड अंडरस्टैंड, और हम लोग जब स्टैंड चेंज करें, क्योंकि ब्रिक्स के हम फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर होने के नाते हमको उसकी सारी इंटीग्रिटी पता है कि भाई इसमें क्या एडवांटेज है क्या नहीं है। और अमेरिका जो मागा बोल रहा है, तो मागा रातों रात वहां पे जाके कोई इंडस्ट्री खड़ी नहीं होगी, इसका ये मिसकैलकुलेशन था कि मैं जैसे ही बोलूंगा सब कंट्रीज टेरिफ में चक्कर में आके मेरे को हाथ पांव जोड़ेंगी। अभी मैं ब्रेकिंग सुन रहा हूँ, चाइनीज साइड पे बोल रहा है कि कंटेनर की शॉर्टेज हो गई है, अमेरिकन ने इतने ऑर्डर्स प्लेस किए चाइना के साथ, दे आर लिटरली लुकिंग फॉर द कंटेनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हो रहा है क्योंकि बिजनेसमैन पहले अपना बिजनेस देखेगा। आपके जो पॉलिसीज है उसमें वो नेशनल इंटरेस्ट सही है, लेकिन वो अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ देंगे आपको सिर्फ देशभक्ति दिखाने के लिए। और दे आर अमेरिकन, दे आर श्रूड बिजनेसमैन। तो यही देखते हुए ब्लैक रॉक और ब्लैकस्टोन भी इंडिया में आ गए, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट है। तो इंडिया का जो हमारा दबदबा है, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको आप कोई भी हमको ब्लैकमेल करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन हमारी क्या मजबूरी है कि हम अमेरिका के पीछे पीछे चल पड़े। बट आई थिंक बेटर लेट देन नेवर। आई थिंक वी शुड कम बैक एंड अगेन गो इनटू ब्रिक्स और कीप एवरीबडी इनटू देयर ओन कैपेसिटी। आपका कहना है ये इंडो पैसिफिक ओशन पे जो पॉलिटिक्स हो रही है, ग्लोबल साउथ जो है वो आने वाले समय में वेस्टर्न डोमिनेंस को जो है वो चैलेंज कर रहा है, और भारत कहीं ना कहीं जब उसको ग्लोबल साउथ में एक अहम भूमिका में होना चाहिए था, तो वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंदर एक कॉलोनाइजेशन वाली बात चल रही है। क्योंकि अगर हम एफडीआई का भी देखें तो इस साल में अभी तक की जो एफडीआई हम जनवरी से आपकी मई तक देखें तो हमारी नेट एफडीआई मात्र $1.25 बिलियन है। उसका मतलब यह है कि ज्यादातर आउटफ्लो हो रहा है, एफपीआईज एफआईएस का आउटफ्लो हो रहा है, देश में कोई निवेश नहीं करना चाहता, और कंपनियां जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर और सरकार के रुख को लेकर जो है वो क्वेश्चन कर रही हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा और है आपसे। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मीडिया को कहा कि हमने पाकिस्तान की जंग की शुरुआत की खबर दे दी थी, हम केवल अपने उनके आतंकी शिविरों पर हमला करेंगे। उनका यह कहना था कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान के अंदर हिट कर रहे हैं और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मिलिट्री इसमें इंटरवेंशन नहीं करेगी। और उसके बाद जो भी चीजें हुई, और आपने देखा कि 2 विमान जिसके भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, उसमें एक राफेल भी है, उसकी क्षति भारत को झेलनी पड़ी। तो इस सारी चीजों को आप क्या देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की सोवरेनिटी को ब्रीच करेगी और मिलिट्री चुपचाप खड़ी देखती रहेगी? क्या एस जयशंकर के बयान से जो सर्जी लावरोव का बयान आया है रशिया से, इसका कोई लिंक जुड़ता है? आप इसका पूरा एक ढांचा देख लो। वॉर शुरू होती है, जो आज तक आतंकवादी आते हैं वहां पे, वो पहली बार ऐसे हो रहा है कि वो हाई सिक्योरिटी जोन में वो आते हैं, फायरिंग करके 28 लोगों को मार के चले जाते हैं। ये सारे जो सेबोटेजिंग है, इसमें कौन बहुत ज्यादा होशियार है पता है? पाकिस्तान की मजबूरी है कि वहां पे डेमोक्रेटिक कंटिन्यू, और पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी आई नहीं पाई, और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रनिंग द आर्मी, आप उसका किस किस ने भुगतान करा देखा? जैसे भी थोड़ा सा कॉमर्शियल इंटरेस्ट इंडिया के साथ दिखाया, दैट वाज बेनजीर भुट्टो, उनको मार दिया गया। लास्ट इज इमरान खान। इमरान खान चाइना जाता है, चाइना अंडरस्टैंड कर रहा था कि अगर ब्रिक्स आ गया तो दीज पीपल विल बी पावरफुल टू डू अ बिजनेस। इमरान खान को वो शहबाज शरीफ पे सडनली उनको प्यार आ जाता है, उसको लाके बिठाते हैं, और बिकॉज दे रूल
दे वांट टू रूल पाकिस्तान एज पर आर्मी डिजायर्स, और उनको पैसा मिल रहा है अमेरिका से, तब तक तो उसी का पपेट बना रहेगा। हमारा सर दर्द है वो, लेकिन उसको हम कैसे टैकल करेंगे? तो अभी जो लकीली एक सिचुएशन आ रहा है, वियतनाम अभी तालिबान से हमने रिलेशन अच्छे कर लिए। तालिबान वाज नेवर अगेंस्ट इंडिया। आप ICA 184 में भी ये मिसकंसेप्शन है कि अभी भी पब्लिक के दिमाग में ऐसे है कि तालिबान ने प्लेन हाईजैक करवाया था। आप अगर उनकी बुक पढ़े पायलट की, तो उसमें लिखा था कि तालिबान ने इनको बिल्कुल मना कर दिया था कि हम आपको ATC में कोई हेल्प नहीं करेंगे। और ये रिकॉर्ड पे है कि जब वहां पे प्लेन उतरा तभी वहां पे इनका कोई भी ऑफिशियल वहां पे नहीं था, वो एयरपोर्ट छोड़ के चले गए थे, उन्होंने वर्चुअल लैंडिंग करा था। तो उन्होंने उस टाइम पे भी ये दिखाया था। हमारे साथ कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं, हमारा कभी भी कोई वहां पे विजिटर या नहीं मारा गया। ड्राई फ्रूट का बिजनेस हमारा धड़ल्ले से बाय रोड चल रहा था। तो अफगानिस्तान उनके हाथ से चला गया है, तालिबान इज नाउ सपोर्ट नॉट सपोर्टिंग। फिर KP जो आ गया है, पश्तून वाला एरिया है, उनको भी अभी समझ में आ गया है कि भाई हमको ये लोग जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, हमको ग्रो नहीं होने दे रहे हैं। आप अफगानिस्तान का अभी आप हिस्ट्री पढ़े तो इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। उनको वो बोल रहे हैं किसी ने हेल्प नहीं करा, वी नो हु हेल्प देम। उन्होंने जो टेबा रिवर थी, उसमें से 250 किलोमीटर का वर्ल्ड का पहला उन्होंने एक पूरी रिवर बना ली है। और वो रिवर बना के आर्टिफिशियल उन्होंने 4.5 लाख हेक्टेयर की जमीन को उपजाऊ बना के वहां पे अभी वो गेहूं उगा रहे हैं। वाई बीट? क्योंकि यूक्रेन का सप्लाई बंद हो गया है। तो दे आर टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी। सब कंट्री को अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का हक है, उसमें और किसी को इंटरवेन करने का भी हक नहीं है। तो अफगानिस्तान इज गेटिंग रिचर, वो हमको समझ में आ रहा है हाउ टू गेट इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी। अफगानिस्तान आपके हाथ से चला गया, KP आपके हाथ में है नहीं। बलूचिस्तान का तो आप रिसोर्सेज खा खा के उनको आपने वही करा है जो अफ्रीका से वेस्ट करता था, वो भी जाग गए हैं। तो दीज ऑल थिंग्स नाउ कमिंग अप डेवलपमेंट। और उस वक्त ऐसा था कि ईरान वाज नॉट इंटरेस्टेड इन बलूचिस्तान, अब वो डिस्टर्बेंस समझ रहा है तो ईरान भी उसको हेल्प करेगा, क्योंकि वो बफर जोन वहां पे बना जा रहा है। तो काफी कुछ जियोपॉलिटिकल चेंजेस है, उसमें हम अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं देखेंगे। आज आपकी इंडिया की भी तो 18 कंपनी पाकिस्तान में काम, सॉरी चाइना में काम कर रही हैं। दे आर प्रॉफिट अर्निंग, दे डोंट माइंड। अमेरिका में फार्मास्यूटिकल का बिजनेस था, आपको अगर याद हो तो पब्लिक नहीं समझा, आज से 6 महीने पहले फॉरेन मिनिस्टर चाइना ने ही बोला था कि भाई शायद 1 साल के बाद हम लोग 85% API इंडिया से इंपोर्ट करते होंगे। दैट वाज एन इंडिकेशन। आज हम लोग 55% फार्मास्यूटिकल में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। और अभी हम सेल्फ सफिशिएंट है, हम लोग बनाना, हम लोग उसमें कर रहे हैं। हमारे ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड 50% ऑफ द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो उसको यही था। आप देखिए इसमें भी गेम क्या थी कि उन्होंने ये बीच में क्लेम किया था कि चाइना ड्रग्स बेचता है इंडिया के थ्रू API के नाम से, और हमको अफ्रीका अमेरिका में वो ड्रगिस्ट सबको बनाना चाहता है। चाइना वांट्स टू वर्क आउट ऑफ दैट ब्लेम। वो बोलता है ठीक है, क्योंकि इंडिया को तो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी खुद की यहाँ पे एजेंसी होती है WHO की, ये वो आपका अप्रूव करती है, तो यू कैन। तो उन्होंने बहुत स्मार्ट मूव ये भी किया था कि आप लोग API बनाना शुरू करिए, आप लोग एक्सपोर्ट करिए, तो वी गिव यू द बिजनेस। अभी ये रिएक्शन देख लो 24 घंटे में कि कंटेनर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन वो दे वर वेटिंग फॉर द बिजनेस। वहां पे स्टोर्स खाली हो गए, FMCG की आइटम्स हैं नहीं। अभी आपने ओपन करा तो एक गलती आपको समझ में आ रही, तो सबसे बड़ी अगर गलती किसी ने करी है तो आई थिंक दैट इज ट्रम्प, और ही विल बी पेइंग अ प्राइस फॉर दैट। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, टर्की के साथ भारत के संबंध खराब हो रहे हैं। भारत का इल्जाम है कि टर्की पाकिस्तान को, जब भारत मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक कर रहा था तो टर्की ने अपना एक शिप भेजा, वहां पे वॉरशिप भेजा, और उसके बाद उनको कई तरीके से मदद की। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है, कतर टर्की सीरिया की जो पाइपलाइन है, उसका रिलेशन क्या इस टर्की के बैन से है कि डोमेस्टिकली आप टर्की को हड़काना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ कतर जो है वो टर्की के साथ टाई अप करके सीरिया के थ्रू जो पाइपलाइन निकाल रहा है यूरोप की, जिसमें रशिया की जो हेगमनी खत्म हो रही है, और ट्रंप उधर कह रहे हैं कि मैंने 0% टैरिफ के लिए भारत को मना लिया है। तो ये सारा सारा अटैक कहीं ब्रिक्स कंट्रीज पे तो नहीं है? और ये कतर की पाइपलाइन का भी सारा मामला समझा दीजिए। नहीं देखिए, कल आपने जो प्रोग्राम करा उसमें भी वो जो गैस की अपनी ये टर्किश कंपनी है सेल्बी, उसको इन्होंने डिस्कार्ड करा, क्योंकि उसमें 35% अर्दगवान के दामाद के पैसे लगे हुए हैं। अब दैट इज ओल्ड स्टोरी, वो बहुत पुरानी कंपनी है। उसके साथ कनाडा, USA, UAE, UK सारे जुड़े हुए हैं, बाकी सारे इंटरनेशनल फाइनेंसर्स भी उसमें हैं। आपने बंद कर दिया। टर्की की मजबूरी आप समझो, टर्की अंदर से ये डेफिनेटली मान रहा होगा कि नेटो में उसको जबरदस्ती रखा गया, क्योंकि उसका जियोपॉलिटिकल वो डोमिनेंस है, पोजीशन। अब नेटो में रहने से क्या एडवांटेज होता है, वो यूक्रेन में टर्की ने भी देख लिया है कि अगर आप नहीं मानोगे तो रशिया आपकी पत बजा देगा, और नहीं मानोगे तो अमेरिका। तो उसमें से निकलने की कोशिश में
टर्की ने हेल्प करा है, तो आप देखिए टर्की पे आप स्टेटमेंट कर रहे थे, तो वो डिप्लोमेटिक मूवमेंट तो चलती रहेगी। आज भी आप देखिए, आपने भी जो इजराइल में सप्लाई करे थे ड्रोन्स, उसने आके यहाँ पे कंपनी खोल दी अडानी के साथ। आपने वो किलर ड्रोन्स वहां पे उसको सप्लाई करे थे जो पैलेस्टाइन में लोगों को मारने के काम आए। तो वो इंटरनेशनल बिजनेस में अपना साइड चलता रहेगा, डिप्लोमेसी आपकी चलती रहेगी, लेकिन आप ओपन नहीं हो जाओ, ये आपका होशियारी होती है, आपके इंटेलिजेंस का वर्किंग होता है आपका। आपने तो प्रेस को फ्री छोड़ दिया है डोबरमैन की तरह, वो दूसरों को काट रहा था, वो आपको भी काट रहा है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आपका कंट्रोल मीडिया पे इतना होना चाहिए कि भाई उसको दे शुड डिस्क्रिमिनेट कि नेशनल इंटरेस्ट में क्या है और पॉलिटिकल इंटरेस्ट में क्या है। लेकिन आप ऐसे ही चलते चले जाओगे, अब आपके कंट्रोल से वो बाहर हैं। इतना तो रेडिकुलस मीडिया कहीं नहीं देखा होगा कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, पोर्ट की सत्यान, देयर इज नथिंग फैक्ट इनटू दैट। आज हमारी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मीडिया में जीरो हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पीपल जिनको पता ही नहीं कि भक्ति की लिमिट क्या होती है। व्हाट इज भक्ति? कि सिर्फ आप पैसों के लिए, तो आप और अमेरिका में कोई फर्क ही नहीं है, आपको तो कल अमेरिका खरीद के आपका काम करवा लेगा। तो आई थिंक वी आर इनटू ट्रांसफॉर्म चेंज। हम लोगों को फाइनली डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज अवर डिप्लोमेटिक थिंग। रशिया ने आपको इशारा कर दिया है, चाइना ने आपको इशारा कर दिया है, और इसमें यही फायदा हुआ कि फायदा किसका हुआ वॉर से? आप ये देखिए, चाइना ने अपनी मिसाइलों का एडवर्टाइजमेंट कर लिया कि भाई मेरी बहुत बढ़िया है, PL-15 चलता है, ये तो उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। राफेल का जो डोमिनेंस था वो उसने खत्म करा, 5% शेयर राफेल के गिर गए, सामने चाइना ने अपनी मार्केटिंग कर ली। तो फ्रांस के हवाई जहाज बिक रहे हैं, चाइना के हवाई जहाज और मिसाइल बिक रहे हैं, अमेरिका का पैसा आ रहा है, उसको वहां पे मोनोपोली मिल रही है मिनरल्स में। तो हमने उसका क्या एडवांटेज लिया? आई थिंक ये बहुत जल्द समझ में भी आ गया। थिंग्स आर नाउ सेटल डाउन। इसका बिल्कुल खुलासा ओपन हार्ट से कर देना चाहिए, हमारी पब्लिक है वो एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अभी भी अगर आप उसको इलेक्शन मोटिव से उसका कुछ इस्तेमाल करना चाहते हो, देन इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। वॉर के मामले में आपको खुल के आ जाना चाहिए था। आप इतना ही बोल देते कि हमको बाद में पता चला कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री का इसमें इंटरेस्ट था, तो हम लोगों ने बड़ा नुकसान होने से रोक लिया। दैट वुड हैव बीन एन एक्सेप्टेड टर्म। आप वो नहीं कर रहे हो। इतना हो जाने के बाद भी देखो, जेलेंस्की ने बोल दिया कि भाई पुतिन और ट्रम्प दोनों साथ में मिलेंगे तब बात करेंगे, वो सेकंड लेयर की बात नहीं चलेगी। एक छोटा सा कंट्री जो बर्बाद होने की कगार पे, वो भी अपना देशभक्ति दिखा रहा है, वो अपना नेशनल प्राइड को मेंटेन कर रहा है। हम कर ही नहीं रहे। हमको इतनी बार इंसल्ट करने के बाद हम फिर ट्रम्प के पास चले जाते हैं। उसने हमको, हमारा कौन सा उसने रिस्पेक्ट मेंटेन किया? आज उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट जितने भी गए उनका ना वीडियो वायरल हुआ, सिर्फ हम लोगों का वायरल हुआ, वो भी हथकड़ी लगा के। वाई? तो उसको अगर इतनी ग्रज है, देन आई थिंक वी शुड लीव हिम अलोन। अमेरिका इज नॉट द लास्ट कंट्री जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं। हम लोग खुद अपने आप से सेल्फ सफिशिएंट है। तो आई थिंक नाउ लेट द थिंग्स, गुड थिंग्स प्रिवेल। कि अभी जैसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अफ्रीका, रशिया, हमारे भी फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट कर रहे हैं, वी वॉक इनटू द ब्रिक्स और अमेरिका का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। जी। ट्रम्प कहीं ना कहीं इंडिया को जो है हल्का आंक रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को टारगेट किया है, और खासकर मोदी जी को सीज फायर को लेकर, जीरो टैरिफ को लेकर, कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति जो है, हमारी जो इनफेलेबिलिटी है, जिसमें हम अपने आप को 56 इंच की छाती को ठोक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति में कमजोरी बनती जा रही है। और आपने बहुत सही कहा कि साउथ अमेरिका में, आपको याद होगा कल परसों एक आर्टिकल भी आया था जो कह रहा था कि चाइना ने सारे वीजास फ्री कर दिए 1 साल के लिए, पेरू, ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, क्योंकि वेस्ट ने, अमेरिका ने साउथ अमेरिका को और अफ्रीका के हाथ पीछे करके अब वो खाड़ी देशों में अपने संबंध बनाकर, अपने बोइंग विमान बनाने के कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपना, ट्रम्प साहब भी दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं कितना बिजनेस लेके आया हूं। तो कहीं ना कहीं ये जो इनफेलेबिलिटी है, जो हमारे भारत में भी है और अमेरिका में भी है, वो विदेश नीति को लेकर और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हमें भारत को सर्वप्रथम रखना चाहिए और नेशनल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, ना कि सेल्फ इंटरेस्ट में, जिसमें एक राजा जो है वो अपनी कुर्सी पे बना रहे सम्राट की तरह और बाकियों को प्रजा बनाकर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देता रहे। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।